नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी सामाजिक विज्ञान के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 यानी मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार आपका असेसमेंट होना है। पहला असेसमेंट होगा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में, जो कि सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। ओके, जो सेकंड आपका असेसमेंट रहेगा वो रहेगा थर्ड वीक ऑफ द मंथ में, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि उसमें सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। आज का असेसमेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट की बात की जाए तो ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट की तरह, जैसे क्लास में टीचर्स टेस्ट लेते हैं उसी तरीके से, ताकि आप खुद को असेस कर पाओ यहाँ पर कि आपने कितना सीखा, कितना लर्न किया। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, उम्मीद यही की जाती है कि आप खुद कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो पहले आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट। उसके बाद अपने आंसर्स को आप यहाँ पर टैली कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में क्या दिया गया। तो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, टोटल 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा और जो सेकंड पार्ट है वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें एक अनुच्छेद दिया गया और उस अनुच्छेद पर आधारित 5 आसान से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे। चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारतीय संसद है, उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। बहुमत का मतलब है आधे से एक ज्यादा। ओके, आधे से एक ज्यादा जिस दल को सीट मिल जाती है तो उसकी सरकार बनती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुमत न होने की दशा में गठबंधन की सरकार मिलती है, गठबंधन है उसकी सरकार बनती है, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल है वो मिलकर के उस बहुमत के आंकड़े को छू लेते हैं और फिर आपसी सहमति से एक नेता को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। यानी जब कब होता है, जब बहुमत ना मिले तो उस दशा में गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि एक तो सत्ताधारी दल हो गए जिनकी सरकार है, और जिनकी सरकार नहीं है वो सारे दल कहलाते हैं विपक्षी दल। प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी कि शासन करने वाले दल का मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव भी करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। इन सभी के कार्यों का, यानी कि सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी मंत्री है, उनके विभागों का चयन कि कौन सा मंत्री कौन से विभाग को संभालेगा, ये सब कुछ जिम्मेवारी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। तो ये था हमारा आज का जो अनुच्छेद दिया गया था। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है, चलिए उनको हल करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। किनको मिलाकर बनती है? तो पहला विकल्प दिया गया राज्यसभा और लोकसभा से भारतीय संसद बनती है। दूसरा राष्ट्रपति और राज्यसभा से। तीसरा लोकसभा एवं राष्ट्रपति से। चौथा है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के भारतीय संसद बनती है। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? एक दलीय सरकार बनती है। दूसरा गठबंधन की सरकार बनती है। तीसरा उपरोक्त है वो दोनों, यानी कि एक दलीय बन सकती है, गठबंधन की बन सकती है। तीसरा दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सेकंड, कि अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता किसी दल को तब गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। किनकी नियुक्ति करता है? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी यानी कि चौथा है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ तक हमने 3 प्रश्न किए। पहले का आपका आंसर रहेगा फोर्थ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सेकंड का आंसर रहेगा गठबंधन की सरकार, और थर्ड का आंसर रहेगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्लियर? अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। जो चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? ठीक, कि बहुमत प्राप्त दल है वो तो सत्ताधारी दल हो गए, बाकी जो राजनीतिक दल है उनको क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है विपक्षी दल, दूसरा शासक दल, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, पहला, विपक्षी दल। ठीक, उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा स्वास्थ्य मंत्री। करेक्ट आंसर हमारा तीसरा रहेगा, प्रधानमंत्री। ओके, एक बार फिर से हम विकल्पों को देख लीजिए क्या क्या रहेगा।
जो फोर्थ है उसमें आपका आंसर रहेगा पहला विपक्षी दल, और जो आपका फिफ्थ है इसमें आपका आंसर रहेगा तीसरा यानी कि प्रधानमंत्री। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को जानने के कौन से माध्यम या स्रोत सहायक है। यानी कि हम प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है, जब लिखित में कुछ भी हमें नहीं मिला, उससे पहले के युग के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो उसको जानने के माध्यम या स्रोत में क्या क्या सहायक है। तो कुछ के हमें एग्जाम्पल देने। तो पहला गुफाएं, उस समय की जो गुफाएं हैं वहाँ पर चित्रकारी की गई, उससे हम जान सकते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस युग के, या मोहरें मिली है, जैविक अवशेष मिले हैं, जीवों के, पशुओं के, मानव के अवशेष मिले हैं, उनसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा औजार भी मिले, जैसे पत्थर युग की बात करें तो पत्थरों के बने हुए या विभिन्न प्रकार की धातुओं के बने औजार मिले। ये कुछ स्रोत हैं जिससे हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान सकते हैं। सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 7th क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है जिसका कई तरीके से आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है, यहाँ पूछने का अर्थ ये कि लोकतंत्र में जनता का सम्मान कैसे किया जाता है, जनता किस तरीके से अपनी बात को रख पाती है, किस तरीके से जनता की मांगे पूरी होती है, ये हमें बताना है। ठीक, तो लोकतंत्र में निर्णय है वो व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है, और जब चर्चा की जाती है तो केंद्र में होता है जनता की भलाई सबसे ऊपर रहेगी। ठीक, दूसरा, लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव होने होते हैं, वोट भी तो लेने हैं। ओके, तीसरा, लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती भी है। जो संसद में प्रतिनिधि कौन से हैं, जो जनता ने चुने, तो यहाँ पर भी जनता के फैसले हैं, उनका सम्मान होगा क्योंकि उनकी मांग है वो सरकार तक पहुंचती है। चौथा, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय वो संविधान के दायरे में ही लिया जाता है, तो यहाँ पर भी जनता का ही सम्मान किया जाता है, क्योंकि जो संविधान है उससे बाहर कोई भी सरकार नहीं जा पाती। तो इस तरीके से जो जनता है वो केंद्र में रहती है, चाहे कोई भी निर्णय लिया जाए, ध्यान में जनता को ही रखना होता है। उसके बाद 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 8वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका रही है। हालांकि ये जो प्रश्न है यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो वहाँ पे बात की गई, किसी पर्सन की बात की गई कि किसकी सबसे प्रमुख भूमिका रही। तो गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई, सबसे प्रमुख भूमिका है वो गांधी जी की रही है। उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए संघर्ष, कि अगर हम सत्य के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, जीत सत्य की होनी है। गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे देशव्यापी आंदोलन भी किए। तो यहाँ पर हमें बताना है गांधी जी की भूमिका और किसने, मतलब गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न दिया गया। 9वां प्रश्न है, 17वीं सदी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए। यानी जो यूरोपीय आए थे वो व्यापारी बन के आए थे, बाद में वो शासक बन जाते हैं, कैसे बन गए हमें बताना है। ओके, तो पहला, यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए, जो यूरोपीय कंपनी है उनमें अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी संग्राम होता है, जिसमें ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो विजेता बनकर निकलती है, यानी कि बाकी बाहर हो गए, रह गई एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने व्यापार के संरक्षण के लिए और लाभ सुनिश्चित करने के लिए तथा भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव जमाने का निर्णय लिया। यानी कि उन्होंने डिसीजन ये लिया, पहली चीज़ ये कि व्यापार को हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, उन्होंने देखा कि भारतीयों में एकता नहीं है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम ही शासक बन जाए। मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनना और ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल वंश है उसका पतन हो गया, छोटे छोटे राज्य बन गए, और उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो, राज करो, आपस में लड़ा दो और हम ताकत बन जाते हैं। तो ऐसे वो व्यापारी से राजनीतिक शक्ति बन गए। ओके, उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न दिया गया, 10वां हमारा 10th जो क्वेश्चन दिया गया, संसद में सभी वर्गों के समुदायों के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, ये हमें बताना है। तो संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक, कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। वर्तमान की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी कि 47 सीटें हैं वो लोकसभा में आरक्षित की गई। तो आरक्षण के द्वारा सबकी राजनीतिक हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की गई है।
तो ये थी आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जिसके सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।